साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बता दिया था और आप लोग इसके लिए फ़ैमिलियर हो गए होंगे। तो इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आपका ये है कि गैट-पी और डीबीटी का जो आपका पेपर हुआ था उसकी रिस्पॉन्स शीट आ गई है। बहुत ही सिंपल है, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मेरा रिस्पॉन्स शीट नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो पर्टिकुलर आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर लिंक पे जब आप एक्टिव जाएँगे तो यहाँ पे आप लॉगिन पासवर्ड से जब डाउनलोड करेंगे तो अभी मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकता, बट एटलीस्ट यहाँ पे 3 कॉर्नर आपको दिखेंगे, ठीक है? वहाँ पे एक आपका रिस्पॉन्स शीट होगा, एक आपका आंसर की होगा और एक आपका चैलेंज जो आप करना चाहते हैं। तो जो रिस्पॉन्स वाला ओपन करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, तो वो वहाँ पे आंसर की आ जाएगी। बाकी इसकी आंसर की मैं अपने लक्ष्य JRF टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो अभी आप केवल ये प्रयास करिए कि आप अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिए। बाकी यहाँ पर एक नोटिस भी आ गई है जो कि आपका की चैलेंज के लिए है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। मोर और लेस इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ₹200 पर क्वेश्चन के लिए आपको चैलेंज के लिए फीस देना होगा और लास्ट डेट जो है वो आपका 20 मई है, कल रात यानी 11:30 तक। तो यानी कि इसके दरमियान आपको 1 दिन में काफ़ी मशक्कत करके, मतलब मैं भी देख रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चंस आपको रेक्टिफाई कर लेने हैं जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है? अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या कहानी बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और मेरा जो पहला प्राइमरी मेरा जो फ़ोकस होने वाला है, वो मेरा ये फ़ोकस होने वाला है कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई और ऐसे क्वेश्चन जो आप बिना किसी, मतलब बहुत ज़्यादा बिना किसी व्यवधान के आप कर सकते थे, उस पे मैं कोशिश करूँगा और इससे हमारा ये भी एनालिसिस लगता जाएगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आप आइडियली बिना किसी गलती से कर सकते थे और 2, 4, 5 क्वेश्चन को तो मैं मोर और लेस मान ही लूँगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं, बाकी जो एक नज़र में मेरे पर आते गए हैं, बाकी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन जिस तरह मैंने कवर किया था, वो सब आपको मिलेगा, थोड़ा-सा बस आपको धैर्य रख के चलना है, ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि सेक्शन ए को पहले मैं डील कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बहुत ही आसान पूछा है कि लाइकेन जो है, वो किसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको रटवाया भी था। बेसिकली जो लाइकेन होता है, ये आपका एल्गी और फंगस का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो ये होगा। तो बहुत ही बोनस क्वेश्चन है, अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। बाकी यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, कोडॉन ऑप्टिमाइज़ेशन क्यों ज़रूरी है? अब यहाँ पे क्या है कि सर कहेंगे कि आपने कोडॉन ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने आपको जेनेटिक कोडॉन पढ़ाया था, ठीक है? अब यहाँ पे कहानी आती है कि आप कितने कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जेनेटिक कोडॉन मैंने बताया था और मैंने आपको कोडॉन बायस पढ़ाया था। कोडॉन बायस में ये था कि जब किसी डिफरेंट स्पीशीज़ में क्या होता है, यही तो कहानी थी, इसका जो आंसर निकलेगा वो यहीं से निकल कर आएगा कि डिफरेंट स्पीशीज़ में क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई आपका कोडॉन था जो मेरे सिस्टम में हो सकता है एक्स को कोड करे, लेकिन दूसरे सिस्टम में हो सकता है वो स्टॉप कोडॉन बन जाए, या हो सकता है दूसरे में वो किसी वाई अमाइनो एसिड को कोड करे। तो इसी चीज़ जो कहानी होती है उसको हम कोडान बायस कहते हैं। तो जब हम कभी भी जीन लेवल पे या कोई हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में जाते हैं, तो हमें कोडॉन का ऑप्टिमाइज़ेशन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है, और कोडॉन वैसे भी आपके कोडॉन जो थे, वो आपके अमाइनो एसिड्स को कोड करते थे और अमाइनो एसिड अल्टीमेटली जाके आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, जो कि आपका मैक्सिमाइज़ प्रोटीन यील्ड इन द हेटेरोलॉगस होस्ट, तो ये आपका सही है। हेटेरोलॉगस होस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप आरडीटी करते हैं, तो आप चूँकि डिफरेंट होस्ट में ग्रो कराते हैं, सपोज दैट मुझे कोई ह्यूमन के लिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन मैं ई कोलाई में उसको ग्रो करा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हेट्रोलॉगस सिस्टम हो गया। और चूंकि मुझे क्या है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, मैक्सिमम मुझे ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट बनेगा। कहाँ से क्वेश्चन डराइव किया है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्लोन जीन से इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन की टॉक्सिसिटी हमें नहीं सप्रेस यहाँ पे करानी है, क्लोन की इफिशियंसी भी हमें कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन से नहीं मिलेगा। मुझे इफिशियंसी बढ़ानी होगी तो मैं किसी केमिकल या कोई और चीज़ों का सहारा लूँगा। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आएगा, 22044 का जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा। और ये मैं कहूँगा कि बहुत ही स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हालाँकि करना भी चाहिए था, बट ठीक है, अगर आपको नहीं आता था तो ऐसे क्वेश्चन्स आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, जो कि अमाइनो एसिड के प्रिकर्सर को लेकर है, कि कॉमन मेटाबोलाइट प्रिकर्सर फॉर अमाइनो एसिड प्रोलीन एंड ग्लूटामाइन का कौन-सा प्रिकर्सर होता है? तो ये जब आप बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ते हैं तो वहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट मिल जाएगा, जो कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि आपका क्रैप साइकिल्स वगैरह में भी आपको मिलता है, और वही चीज़ अल्टीमेटली जाके ग्लूटामाइन या ग्लूटामेट अमाइनो एसिड्स वगैरह बनाते हैं, ग्लूटामेट से आपका ग्लूटामाइन बनता है, तो वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 22044 का जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी कि आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इसके बाद टीएम मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रिगार्डिंग द थर्मल डीनेचुरेशन द टीएम ऑफ द प्रोटीन क्या डिनोट करता है? तो टीएम वही चीज़ डिनोट करता है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे डीनेचुरेशन हुआ, समझ रहे हैं? स्टार्ट नहीं हुआ, जहाँ पे आपको डीनेचुरेशन आपका किस टेम्परेचर पे आपको डीनेचुरेशन का
प्रोसेस दिखा, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा मिड पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर रेंज ओवर विच डीनेचुरेशन अकर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी और जो ऑप्शन है कि डी टेम्परेचर एट विच प्रोटीन स्टार्ट डीनेचरिंग, गलत बात। टेम्परेचर एट विच प्रोटीन डीनेचर्स कंप्लीट हो चुका है, ये भी गलत है। और मिनिमम टेम्परेचर एट विच प्रोटीन डज नॉट डीनेचर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 22037 का जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर चाहे वो आपका डीएनए का हो चाहे वो आपका प्रोटीन का हो, ऐसा टेम्परेचर मिड पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर रेंज ओवर विच डीनेचुरेशन आपका होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, टीएम बोलते हैं, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। इसके बाद जिन बच्चों ने इस चैनल को फॉलो किया था उनको मैंने 1000 बार रटाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्कर एंजाइम फॉर द लाइसोसोम। अब आपको मैं इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस रटवाता था क्योंकि यही क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में डराइव होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एसिड फॉस्फेटेज होगा, क्योंकि लाइसोसोम में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, पीएच जो होता है वो 5 के अप्रॉक्स होता है। तो जो मुझे एंजाइम चाहिए वो मुझे एसिड फॉस्फेटेज चाहिए। बाकी ये भी याद रखिएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम में हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए, तो ये भी आंसर जो है वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। रेप्लिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। तो डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो हेलिकेज मुझे चाहिए डीएनए को स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, मुझे एक प्राइमर चाहिए, मुझे प्राइमेज चाहिए और पॉलीमरेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे एंडोन्यूक्लियस नहीं चाहिए। ये एंजाइम मुझको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के समय चाहिए होता है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका एंडोन्यूक्लियस होगा। इसके बाद द कॉमन प्रिकर्सर, ये भी मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, 1000 बार मैंने रटाया था, यानी कि जो मैंने आपको मेगा रिवीजन कराया था वहां से भी ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं। द कॉमन प्रिकर्सर ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन। तो ये जितने भी आपके प्रिकर्सर होते हैं ये आपके टायरोसिन अमाइनो एसिड के प्रिकर्सर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो टायरोसिन बनेगा। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी मेरे पास समय कम था, लगा नहीं पाया हूं, बट ये क्वेश्चन अभी आपका हाल फिलहाल में गेट में पूछा गया है, 2023 के गेट के पेपर में आया है। आईसीएमआर के 2000 कह सकता हूं मैं शायद 22, हाँ 2022 के पेपर में पूछा गया है। और डीबीटी के शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपका 2020 के पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं, एनएमआर करते हैं, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं करेंगे। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन आईडी आपकी 22038 है और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा फोर्थ ऑप्शन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से पूछा है, बहुत ही सिंपल कर दिया है और कैसे सिंपल किया है उसको भी समझिएगा। यहाँ पे पूछा है कि इक्वाराई एंजाइम है जो रिकॉग्नाइज करता है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, घटक को, स्ट्रेच ऑफ द लीनियर डीएनए है। याद रखिएगा यहाँ पे लीनियर कह के इन्होंने काम आसान कर दिया, सर्कुलर कहते तो कहानी अलग हो जाती, जिसमें 6 साइट हैं घटक के। तो अगर आप इको आर1 से डाइजेस्ट करते हैं तो आपको कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे। मान लीजिए कि ये मेरा लीनियर डीएनए है, इसमें आपके कितने रेस्ट्रिक्शन साइट है, मेरे को 6 रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो यानी कि एक रेस्ट्रिक्शन ये, 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इसको कट मारूंगा तो मुझे कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे, अब इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो काउंट मुझे कैसे करना होगा, अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ, एक फ्रेगमेंट ये, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, 4 फ्रेगमेंट, 5 फ्रेगमेंट, 6 फ्रेगमेंट, 7 फ्रेगमेंट। तो यानी कि मुझे कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, 7 फ्रेगमेंट मिलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, करने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बार बार बोला था कि पेप्टाइड बॉन्ड से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि कैसे आपका होगा, और ये क्वेश्चन को मैं स्टार कहूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा, जो बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है उनको मेरी तरफ से शाबाशी कि अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी किया था। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पेप्टाइड विद सीक्वेंस, आपको पर्टिकुलर दिया गया है फॉलोइंग इट्स बैकबोन साइक्लाइजेशन। अब इसमें दो स्टोरी आपकी आएगी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है आपको इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और आपको अगर आप पढ़े लिखे बढ़िया प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप ये 1 अल्फाबेट सिंबल भी जानते हैं कि ये ई एल का मतलब क्या है, हर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का सिंबल है। तो होता क्या है कि आपको इस पर्टिकुलर ज्वाइन कराना है, तो यानी कि ई से एल ज्वाइन होगा, फिर टी होगा, फिर टी होगा, फिर ई होगा, फिर के होगा। ठीक है,
तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि कभी भी जब पेप्टाइड बॉन्ड की मैंने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था, तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो यानी कि इस पूरे में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे करना क्या है कि आपको करना यह है कि इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना है तो सबको जोड़ लीजिए। तो जब आप यहाँ पे इसको सबका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दिया है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 809 आएगा। ठीक है, अब ये आपकी इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? रिलीज होता है, यानी कि ये आपकी कैसी प्रोसेस है? डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। तो 5 पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं तो यानी कि 5 बार मेरा वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि जब आपके 5 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो चूंकि मुझे यहाँ पे बोला गया है कि आपको साइक्लाइजेशन भी करना है, यानी कि मुझे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर में लाना है। ये तो लीनियर हो गया ना। तो अगर मुझे एक साइक्लिक लाना होगा तो मुझे एक पेप्टाइड बॉन्ड और चाहिए होगा। मान लो कि कोई भी 2 अमीनो एसिड्स के बीच में मुझे एक पेप्टाइड बॉन्ड और क्रिएट करना होगा। तो यानी कि 5 नहीं 6 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। जब 6 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो यानी कि 5 + 1 6, तो यानी कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल का वेट जो होता है वो 6 18 मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अब आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, 18 को इससे आप क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 108 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा। 9 में से 8 घटाओगे 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 701 आपके एक ऑप्शन में रखा हुआ है। तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिन्होंने किया है उनको मेरे तरफ से बहुत-बहुत शाबाशी, और जिन्होंने इस चैनल को फॉलो किया था वो मुझे लगता है डेफिनेटली इस क्वेश्चन को किए होंगे। ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 ये क्वेश्चन आईडी थी और थर्ड इसका जो राइट आंसर दिया है। तो यहाँ पे भी आपकी कहानी बन रही है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आप अगर बहुत दूर मत जाइए, अगर आप सीएसआईआर का पेपर उठाइएगा वहां पे भी अभी ये सेक्शन बी या सी में पूछा गया था 2022 के पेपर में, जो भी रिसेंट में हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सार्कोमा जो होता है कैंसर के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ये आपका मीजोडर्मल ओरिजिन से होता है। तो मीजोडर्मल आपको यहाँ दिख रहा है, बी का फोर्थ लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ दिया है, तो यानी कि 2 ऑप्शन में दिया है, ये कट गया, ये कट गया। इसके बाद एंडोडर्मल ओरिजिन से जो आपका होता है वो आपका कौन सा कैंसर होता है? कार्सिनोमा होता है। तो यानी कि ए का मुझे थर्ड से मिलाना है। ये भी बहुत चालाक थे, इन्होंने दे दिया है 2 ऑप्शन में। अब क्या होता है? ए ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम द लिम्फोइड टिश्यू, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लिम्फोमा हो जाएगा, नाम से ही स्पष्ट है। सी का मुझे फर्स्ट से मिला देना है, यानी कि अब मेरा ऑप्शन यहाँ पे बैठ गया। और कैंसर सेल अराइजेस फ्रॉम हीमोपोएटिक स्टेम सेल से बनते हैं, जो कि आपका ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, तो डी का मेरा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मुझे इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मैं कहूंगा बोनस क्वेश्चन था, डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करना था। 22029 होगा इसका जो राइट आंसर निकलेगा, वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ग्लाइकोलिसिस का जनरल पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस? तो यानी कि ग्लाइकोलिसिस का जब पाथवे होता है तो आपको पता है ना कि आपकी कुछ एटीपी कंज्यूम होती है, लेकिन अल्टीमेटली आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो बस ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से मॉलिक्यूल आपको एटीपी देते हैं। तो जो इनिशियल फेज में क्या होता है वो आपका पे ऑफ फेज होता है। ठीक है, उस समय आपका क्या होता है कि आपने एनर्जी दी सिस्टम को। तो ग्लूकोज को तो मुझे एक्टिव कराना था, तो इस समय जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो मैंने एटीपी खर्च किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसी समय ही मैंने आपका जो फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 के बाद एक और ऐड किया जाता है, वहां पर भी एटीपी कंज्यूम होती है। तो बी और डी मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा मेरा क्या? ए और सी, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये आपके हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका क्या निकल कर आएगा? ए और सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपका शायद डीबीटी जेआरएफ 2020, और या अगर आपने इसके पुराने पेपर सॉल्व किए होंगे तो वहां पे आपको मिला होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज अ 2 कायरल सेंटर? तो ये आपका जो होता है ये आपका आइसोल्यूसिन होता है। बहुत ही सिंपल है, बेसिक अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस से है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द पीएस सेकंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट। तो यानी कि जब मैंने यहाँ पे फिगर ही लगा दिया है, अगर आपको रिकॉल करना हो, तो जब आपका ये पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो पीएस सेकंड जब लाइट से होता है, तो यहाँ पे जो आपका पहला इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने का काम करता है वो आपका प्लास्टोक्यूनिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद आपका साइटोक्रोम आता है और फेरोडोक्सिन की स्टोरी आपकी बाद में आती है। तो यानी कि यहाँ पे प्लास्टोक्विनिन हो जाएगा, जो कि आपका
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूनोन का डेरिवेटिव है। और यही चीज जब आप प्लांट के अलावा ह्यूमन केस में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे रेस्पिरेशंस वगैरह आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी होती है, वहां पे आपका यूबी क्यूनोन्स वगैरह होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 22046 का मेरा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बैठेगा। ठीक है। इसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग का लेक्चर अवेलेबल था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग। तो मेरा प्रोटीन फोल्डिंग का लेक्चर जब आप जाके देखेंगे, मैंने लेलिंजर से डायरेक्ट आपको पढ़ाया था, तो वहां पे जो आपकी स्टोरी आती है, वहां ग्रो ईएल और गो ईएस का कॉम्प्लेक्स बनता है, स्टोरी आती है। तो ये ऑलरेडी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था। जो बच्चे फॉलो किए थे उन्होंने इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा। तो यानी कि यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व पूछ रहा है, तो यानी कि ये आपका होता है ट्रू हो गया। प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमराइजेशन भी मुझे चाहिए होता है, क्योंकि डाइसल्फाइड का बॉन्ड मुझे बनाना है। और सिस ट्रांस कन्फर्मेशन में भी उनको मूव कराना होता है, तो ये आपके पेप्टाइडल प्रोलिस सिस ट्रांस आइसोमरेज भी मुझे चाहिए होते हैं। लेकिन मुझे पेप्टाइडोग्लाइकॉन ट्रांसपेप्टाइडेज नहीं चाहिए। और इसका थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो बैक्टीरिया की सेल वॉल वगैरह में थी, ट्रांसपेप्टाइडेज जो था वो उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था। तो ये स्टोरी यहाँ पे नहीं बैठती है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर मुझे निकल कर आएगा वो मेरा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 22036 क्वेश्चन आईडी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा, वो आपका फोर्थ बनेगा। इसके बाद न्यूमेरिकल जो मैंने बोला था कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ा सा ये घुमाया था। ठीक है। जिस ट्रेंड पर ये क्वेश्चन पूछते हैं वैसा न्यूमेरिकल तो मैं नहीं कहूंगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत जिस तरीके से मैंने आपको पूरा कवर कराया था, तो ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा था और कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोफिनॉल इन ए सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग इतने एमजी आपने डिसॉल्व किया है इन द 1 लीटर ऑफ द वाटर। अब सॉल्व करने के इसके कई तरीके हो सकते हैं। मोलर मास यहाँ पे आपको दिया है इतने ग्राम पर मोल। तो अगर मैं इस तरीके से जाऊं कि मुझे मोलैरिटी ही फाइंड करनी है, तो अगर मैं इस तरीके से देखता हूं, सबसे पहले तो ये आपका एमजी में दिया गया है, ये आपका ग्राम में दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको पहले मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो अगर मैं इसको ग्राम में एमजी से ग्राम में लेकर जाएंगे, तो यानी कि अगर मैं इसको मोटा मोटा 184 मान लूं, तो मैं इसको 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। यही तो करेंगे। तो ये आपका 0.184 बन जाएगा। ठीक है। ये इतना ग्राम हो गया। अब यहां से कॉन्सेप्ट लगाइए। अब चूंकि क्या है कि 184 ग्राम पर मोल में है, तो यानी कि अगर मैं इस तरीके से जाता हूं कि 184 ग्राम जो है वो आपका 1 मोल में है। ठीक है। तो 1 ग्राम आपके कितने मोल में आएगा, 1/184। और मुझे देखना कितना है, मुझे 0.184 चेक करना है। तो 0.184 कितने में हो जाएगा, यानी कि 1/184, यही तो लिखते हो भाई, और इंटू 0.184। ये हो गया। अब ये पॉइंट हटाइए, 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, 184 से कट गया, तो यानी कि 1/1000 आया, यानी कि 10⁻³ तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 10⁻³ का मतलब मिली हो गया। तो यानी कि ये जो वैल्यू आई है, ये मेरा 1 मिली मोल आया है। ठीक है। अब 1 मिली मोल तो ऑप्शन में रखा नहीं है। अगर मैं इसको मिली को माइक्रो में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 मिली मोल में कितने माइक्रोमोल होते हैं, तो 1 मिली मोल में 1000 माइक्रोमोल होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। ट्रिकी क्वेश्चन था, किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया, अगर आपने छोड़ भी दिया था ये क्वेश्चन, तो भी मैं कहूंगा कि आपने बुद्धिमानी का काम किया। ठीक है। बाकी ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट भी किया इतने क्वेश्चंस करने के बाद, यहाँ पे अगर आप निगेटिव किए हैं, तो मुझे कोई आपसे समस्या नहीं है, क्योंकि ये में आपने प्रयास किया और आपने इसके रिगार्डिंग तैयारी की थी। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो बैठेगा वो आपका 1000 माइक्रोमोल बैठेगा, जो कि आपका क्वेश्चन आईडी जो है 22027, और इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट निकल कर आएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका और पूछा गया है, थोड़ा सा ये आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ी बहुत लर्निंग वाली चीज अगर आपने पढ़ी होगी, आपने आईसीएमआर की तैयारी की होगी मेरे साथ, तो मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था कि एक आपके सलीम अली नाम के एक व्यक्ति हैं, डॉक्टर सलीम अली। इनको भारत में क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर नहीं जानते हो तो आज से याद रख लेना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो है, ये डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। तो सलीम अली को मैच करा दीजिए, कहीं पर बर्ड लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो सी का सेकंड ऑप्शन में मिला दीजिए, कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा आपने सुना होगा, ये आपके टेहरी उत्तराखंड के थे, जो कि आपका चिपको आंदोलन वगैरह हुआ था, तो ये वहां पर इन्वॉल्व थे। तो यानी कि ए का आपको फर्स्ट से लगाना है, यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो थोड़ी जनरल नॉलेजेस भी होती तो भी आप सॉल्व कर सकते थे। बाकी राजेंद्र सिंह और मेनका गांधी का जो भी रोल है, वो यहाँ पे आपका वाटर कंजर्वेशन या एनिमल वेलफेयर में इनका रोल था। तो ये भी क्वेश्चन मैं कहूंगा ठीक था। अगर थोड़ा बहुत किसी को आता था, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे।
इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम जो मैंने पढ़ाया, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करना चाहिए था, मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा था और मैंने 3-4 लेक्चर में इतने शानदार तरीके से मैंने इसको समेटा था, उसके बियॉन्ड यहाँ पे पूछा ही नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टीडीएनए इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। तो एग्रोबैक्टीरियम में आपका क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है, ये आपका सर्कुलर प्लाज्मिड होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतने पर्कुलर रीजन में आपका टीडीएनए था और इसी टीडीएनए में आपका ऑक्सिन के जीन थे, साइटोकाइनिन के जीन थे, जो कि आपके ट्यूमर गाल डिजीज का फॉर्मेशन कर रहे थे, चूंकि इन्हें एनर्जी भी चाहिए था, तो यहीं पर आपका ऑक्टापाइन या इनके सिंथेसिस के भी जीन थे। लेकिन जो आपका ट्रांसफर कराने का काम करता है, वो आपका विर जीन जो था, जो कि आपका वायरुलेंस जीन था, वो आपका आउटसाइड ऑफ द टीडीएनए था। ये मैंने आपको कई बार बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि जो टीडीएनए रीजन में नहीं होगा, तो टीडीएनए रीजन में मेरा वायरुलेंस जीन नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि सर इसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन तो दिया ही नहीं है। अरे भाई साहब, ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव है? इंडोल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, ट्रिप्टोफैन से बनता है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड पढ़ाया था, तो जो उसका जीन होता है वो IAA-H ही तो होता था, जब आपको अगर याद करोगे। और IPT जो होता है, आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज, ये आपके साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव है। बात तो वही हो गई, घुमा दिया, घूम गए, नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वायलेंस जीन जी जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो 22035 क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन नॉट बी यूज एज ए फ्लोरेसेंट प्रोब फॉर माइक्रोस्कोपी। तो अगर आपने इसको, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है बट ठीक है, अगर आप इसको फ्लोरेसेंट डाई के तरीके माइक्रोस्कोपी में जो नहीं यूज करते हैं, वो हम ट्राइपन ब्लू करते हैं। हालांकि इसका एक बार जिक्र मैंने एमटीटी ऐसे जब पढ़ाया था, जाके देखेंगे, तो वहां पे मैंने बताया था कि ये आपका एक डाई होती है। ये बेसिकली क्या करती है कि जब आपके सेल्स को, अगर आपको लाइव सेल्स और डेड सेल्स में जब आपको डिफरेंशिएट करना होता है, उस समय करते हैं। लेकिन लैब वगैरह में काफी यूज की जाती है सेल काउंटिंग वगैरह में। तो ट्राइपन ब्लू जो आपकी रप्चर सेल्स होती हैं उनके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये वाली कुछ ऐसी स्टोरी होती है। बाकी डापी तो इनका फेवरेट ही था। डीबीटी का न्यूक्लिक एसिड के स्टेनिंग के लिए करते हैं। फ्लोरेसिन जो होता है, ये भी आपने फ्लो साइटोमेट्री में पढ़ा है। और रोडामाइन जो होता है, ये भी आपका रेड कलर के लिए होता है। तो ये एक कहानी थी। बाकी इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सेकंड बनेगा, ट्राइपन ब्लू कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा, शायद मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, हाँ, ट्राइपन ब्लू ही है, इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बियर लैम्बर्ट लॉ से इन्होंने न्यूमेरिकल्स बार बार देते थे, इस बार सीधा उन्होंने रूल ही पूछ लिया था और मैंने आपको रटवाया था। ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएल होता है, मतलब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल जहां जहां ऑप्शन हो, अगर कुछ नहीं जानते हो, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल की तो स्टोरी ही नहीं थी। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएल था, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल यहाँ दिया है, इनवर्स प्रोपोर्शनल यहाँ दिया गया है, इनवर्स प्रोपोर्शनल यहाँ दिया गया है। एक ऑप्शन में आपको दिख जाएगा एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन के। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अटेम्प्ट करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मैचिंग का क्वेश्चन था, जहां पे यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, कोहेसिन, कंडेंसिन, शायद आप कोहेसिन कंडेंसिन में फंसे होंगे, बट बाकी यूक्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोसोम का, कह सकते हैं क्रोमैटिन का जो एक्टिव फॉर्म होता है, जो जीन एक्सप्रेशन कराता है। तो आप ए का सेकंड से लगा दीजिए, हेट्रोक्रोमैटिन आपका इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि ए का सेकंड। और डी का थर्ड देख लीजिए, कहीं पर दिया है ए का सेकंड, डी का थर्ड, यहां मुझे देखने को मिल रहा है, यहां देखने को मिल रहा है, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा कोहेसिन जो होता है ये आपके रेप्लिकेशन के जस्ट बाद आपको चाहिए होता है। और कंडेंसिन जो होता है वो कंडेंस्ड रीजन ऑफ द, सॉरी, ये जो होता है आपका कंडेंसिन जो होता है, ये आपके क्रोमोसोम के कंडेंसेशन में हेल्प करता है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर जो मेरे हिसाब से बनेगा वो सी का फर्स्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन आईडी 22016 और राइट आंसर मेरा फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद बेसिक अमाइनो एसिड से बहुत शानदार क्वेश्चन मैं कहूंगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चन, तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके बोनस हैं। अगर आपने बेसिक बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ी है तो ये तो आपको मुस्कुराए होंगे एग्जाम में देख के। डी एलानिन, एन एलानिन, एल एलानिन क्या है? तो ये आपके क्या होते हैं? एनामर्स नहीं होता है। ठीक है, एनामर आपका ये नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज वो आपके एनामर होते हैं। एपीमर मैंने आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज वाला बताया था, जब कार्बन के किसी दूसरे नंबर पे कहानी आती है उसको हम एपीमर कहते हैं। ये बेसिकली आपके मिरर इमेज होते हैं, तो इसको मैं क्या कहता हूं? एनेंशियोमर कहा जाता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अटेम्प्ट करना था। और लास्ट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आपके ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, इन सारी चीजों को, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और इसके लेक्चर भी मेरे कंटेंट वीडियो पे अवेलेबल है चैनल पे। तो एसिड रेन आपसे पूछा था, बेसिकली एसिड रेन जो होता है वो आपके H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर होता है, कॉकटेल होता है। ठीक है,
जिसमें H2SO4 ज़्यादा होता है और HNO3 कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको केवल एक ही दिया गया था, जो कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से इसको थोड़ा-सा कोरिलेट कर सकते हैं। तो यानी कि मैं इसको 4th ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है? तो कहानी हो गई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ दीज़ ऑर्गेनेल्स दैट आर जनरली इक्विप्ड विथ देयर ओन जीनोम? किसके पास अपना जीनोम होता है? तो पहली बात माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। भाई ऑब्वियस सी बात है, यही तो पढ़ा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका बैक्टीरियल ओरिजिन से है, उनके पास अपना डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, यही तो पढ़ते थे। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और टर्म बायोटेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे भी बहुत आसान क्वेश्चन, जो बायोटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये बोनस क्वेश्चन था, बट स्टिल फिर भी अगर आप नहीं भी जानते थे ना, तो भी अगर रिमेनिंग ऑप्शन सैंगर सीक्वेंसिंग मैंने पढ़ाया था, इनका नाम याद रखते तो भी सोचते यार, तो सैंगर ने तो सीक्वेंसिंग कराई थी, इंसुलिन वाले हार्मोन में मैंने इनका नाम पढ़ा था, ये नहीं होगा। वॉटसन ने तो डीएनए के डबल हेलिक्स वाले स्टोरी थे, ये मैं नहीं लगाऊंगा। कैरी मुलिस साहब जो थे, ये पीसीआर के रिलेशन में इनका नाम आता है। तो बचा कौन? कार्ल एरके, ये आपका राइट आंसर बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन में तो डीबीटी ने आपको घुमाया ही नहीं, मतलब आपको एक कह सकता हूं मैं बोनस क्वेश्चन दे दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा है, हाउ मच एल्बुमिन का मस्ट बी टेकन टू कपल विथ, इस तरीके का क्वेश्चन आपका रेशियो वाला मैंने आपको बताया था। तो चूंकि हम मोलैरिटी के फॉर्म में डील कर रहे हैं, तो एक का मोल, ठीक है, यानी मोल जो होता है वो आपका वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट है, तो ओवरऑल रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या है, मान लो कि वेट, एक का वेट, मॉलिक्यूलर वेट पहले का इज इक्वल टू दूसरे का मॉलिक्यूलर, मतलब एक्स वाई जो भी कंपाउंड मान लो, एल्बुमिन एस्पिरिन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो यानी कि अगर मैं इसको एल्बुमिन मान लूं, ठीक है, और ये मैंने एस्पिरिन मान लिया, तो एल्बुमिन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मेरा कितना है, 67,000 है। इसका वेट मुझे फाइंड करना है, एक्स हो गया। दूसरा जो है वो मेरा 1.8 है, ठीक है, और इसका जो एस्पिरिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मेरा 180 है। बस यहीं से मुझे इसमें त्रिया गुणा कर लेना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। तो यानी कि क्या बन जाएगा, x की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो 1.8, ठीक है, इंटू 67,000 डिवाइडेड बाई 180, यही तो होगा। पॉइंट हटा दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका 18 18 से कट जाएगा, दो जीरो से कट जाएंगे, यानी कि 670 mg, ठीक है। सीधा सा आंसर आपको एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 1.8 mg में दिया है और डाल्टन में था, तो मुझे यहाँ पे कोई चेंज वैल्यू करने की आवश्यकता नहीं है। तो 670 जो होगा वो मेरा राइट आंसर बन जाएगा। 22021 का सेकंड ऑप्शन। तो यानी कि यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी एक नजर में जो मुझे लगे कि क्वेश्चंस आपके इजी गोइंग थे, या जो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। और बाकी तो अभी कल तक का टाइम है, तो जो रिमेनिंग सेक्शन ए के क्वेश्चंस है, अभी मैं वहां पे बहुत ज्यादा आपके रीजनिंग और इन सारे न्यूमेरिकल्स पे मैं नहीं गया हूँ। जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे जो आपको करने चाहिए थे, एक आध क्वेश्चन जो थोड़े से लगे हैं, उनको हम और देखेंगे। बाकी सेक्शन भी अभी मैंने नहीं देखा है, उसको भी देखने के बाद आपको उसका सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। बाकी तो मुझे ठीक लग रहा है, पेपर अच्छा क्वेश्चन थे, यहाँ पे गलतियां भी स्टूडेंट्स ने किया है, बट ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने, अगर क्वेश्चंस को मैं बताऊं, कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये 4 क्वेश्चन तो आपके बोनस ही थे, 4 एक 5 क्वेश्चन हो गया, 6 7 8 क्वेश्चन, 9 10 क्वेश्चन, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 25-26, मतलब मैंने अभी 50 में से 26 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। और अगर मैं 2-3 को हटा दूं, फिर भी अभी तक 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो आपके अटेम्प्ट करने वाले थे। तो यानी कि एटलीस्ट सेक्शन ए में आप जेन्युइन बायोलॉजी पढ़ के भी 20-22 क्वेश्चन कर सकते, तो यानी कि 5-6 क्वेश्चन अगर मैं इसको और मान लूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन ए में एटलीस्ट आपके 27 से 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक अच्छी तैयारी के बाद आप कर सकते थे इस पेपर में। तो बाकी सेक्शन बी एनालिसिस करने के बाद और फिर सारे जो मेरी व्यूज होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। कट ऑफ का आपको एक अलग वीडियो मिलेगा, तो इसी के साथ आपको ये सारे मतलब आइडिया भी लगते जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मुझे देखना है, कंटेंट यहाँ पे कैसे थे और क्या आपको पढ़ाया गया, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इस तरीके के सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।